बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 क्लास 11। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, पुराने समय में किसने ट्राई किया कि ऑर्गेनिज्म को बांट सके। तो एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने ट्राई किया। उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को के बेसिस पे, मतलब बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर, अभी हमारे बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर, हमारी 5 फिंगर्स होती हैं, 2 हैंड्स होते हैं, 2 आईज होती हैं, हमारे हेड में हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, गर्दन होती है, शोल्डर होते हैं। तो बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर जो होता है किसी पौधे का या जानवर का, उससे उसने पौधों को भी 3 में बांटा कि बाहर से दिखने में कुछ पौधे पेड़ की तरह बहुत लंबे होते हैं, बहुत घने होते हैं। कुछ पौधे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, जो बिल्कुल जड़ी बूटी जैसे होते हैं, तो उनको हर्ब्स बोला। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें ट्रीज बोला। जो मीडियम साइज के होते हैं, ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े, उन्हें श्रब्स बोला, झाड़ जैसे श्रब्स। तो उसने एनिमल को किस पे डिवाइड किया, किसी में रेड ब्लड होता है, किसी में रेड ब्लड नहीं होता। दोस्त प्रोड्यूस ब्लड, दोस्त विदाउट, क्योंकि कभी कभी कोई कीड़ा हमारे पैर से मर जाता है, देखते हैं उसमें तो ब्लड ही निकला, उसमें से पानी पानी सा कुछ निकला। तो ऐसे बेसिस पे उसने एनिमल्स को बांटा कि किसी एनिमल्स में पानी मतलब ब्लड होगा, लाल रंग का निकलेगा खून हमारे जैसे, और बाकी ऑर्गेनिज्म में भी निकलता है, किसी किसी में, केचुए में या किसी और ऑर्गेनिज्म को तुम कुचल दो तो रेड निकलता है। बट किसी में नहीं निकलता, कॉकरोच वगैरह में नहीं निकलता, कीड़े कोई टिड्डे वगैरह इनमें नहीं होता, इंसेक्ट्स में रेड कलर का ब्लड नहीं होता। क्लासिफिकेशन हिस्ट्री क्या है, तो एरिस्टोटल की बात तो कर ली कि उसने पेड़ों को, मतलब पौधों को पेड़ और झाड़ और जड़ी बूटियों में बोला, हर श्रब्स और ट्रीज। पर लीनियस एक दूसरा और वो है साइंटिस्ट जिसने 2 किंगडम में बांटा, प्लांट और एनिमल्स में बांटा पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और इसने भी क्या देखा, इसने भी पुरानी चीजें यूज करी, मतलब बाहर से कैसा दिखता है ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, तो इस मतलब वो इसीलिए ऐसे यूज कर रहे थे ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे इसीलिए बांट रहे थे क्योंकि इनके पास साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। साइंस डेवलप नहीं होती है तो क्या होगा कि उनको बस आंखों देखी बातों पर जैसे उनको दिखाई दे रहा है कुछ, वो उसी हिसाब से 2 हिस्से बना देते, एक पौधा है और एक जानवर है। सारी लाइफ पूरी दुनिया में हमारे आसपास पौधे हैं, या तो हमारे पास क्या है, जानवर, और तरह के ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं है, वो ये बोलते थे। क्योंकि उनके हिसाब से उनको जो दिखाई देते थे वो या तो जानवर दिखाई देते थे या तो प्लांट्स। तो इस सिस्टम ने डिस्टिंग्विश नहीं किया था क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप भी डेवलप नहीं हुआ था। तो ये जो सिस्टम था, ये नहीं देख पा रहा था कि पौधों के ग्रुप में मेरे और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, या और जो कि यूकैरियोटिक भी है, मिक्स्ड ग्रुप हो रहा है मेरा। उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आ गए हैं पौधों के ग्रुप में जो सिंगल सेल के हैं, और ये वाले लंबे लंबे पेड़ भी क्या है, पौधों के ग्रुप में है। और हरी हरी जो काई लग जाती है जमीन पर, घास होती है, वो भी किसके ग्रुप में है, पौधों के ग्रुप में है। बट इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस पूरा होता है। पर अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म वहीं देखें, अगर कोई बैक्टीरिया हो जो पानी में रहने वाला हो, उसमें क्लोरोफिल भी मिल रहा है, पर वो क्योंकि बैक्टीरिया उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। यानी कि पुराने समय में क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम देख नहीं सकते थे कि किसमें न्यूक्लियस है और किसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो हम पौधों को, सारों को ही पौधे बोल देते थे, भले ही उसमें न्यूक्लियस हो चाहे नहीं हो। बस हरा रंग देखा नहीं, बोल देते थे कि ये क्या है, पौधा। और अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म कोई देखा जो चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बस उसको क्या बोल दिया, एनिमल्स। तो ऐसे गलतियां हो गई इस चीज की वजह से, क्योंकि पूरी चीजें वो ध्यान से नहीं रख पाए कि किन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक है, कौन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कौन ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, और कौन नॉन फोटोसिंथेसिस है, जो बिना फोटोसिंथेसिस के खाना बनाता है, जैसे फंगस। अब फफूंद है, वो कोई फोटोसिंथेसिस तो करती नहीं है, वो लाइट को तो एब्जॉर्ब करती नहीं है, नीचे जड़ों से उसकी जड़ भी नहीं होती, पानी भी नहीं खींचती है, बट नमी की एरिया में ग्रो कर जाती है। क्यों करती है ग्रो, क्योंकि वो अपने रसों को बाहर रिलीज कर देती है, अपनी इंजाइम्स को
जिस भी सामान पे ग्रो हो रही होगी उस सामान पे अपनी इंजाइम्स रिलीज कर देगी, ब्रेकिंग वाली एंजाइम्स। तो वो एंजाइम उस चीज को, डेड चीज को क्या करने लगेगा, पिघलाने लगेगा। वो उसके एंजाइम्स, जो फंगस के जो एंजाइम्स निकले हैं बाहर, जब वो पच जाएगा पूरा बाहर से उन एंजाइम्स की वजह से, अब फंगस उन चीजों को क्या कर लेगी, सोख लेगी। बट उसके पास कुछ ऐसा माउथ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके पास, फंगस के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि जिसके अंदर क्या हो, सेल उसका प्रॉपर दिखाई दे, और या फिर फंगस के अंदर ऐसा इंटेस्टाइन नहीं होती हमारी तरह, ऑर्गन्स नहीं होते, बड़े बड़े नहीं होते फंगस। फंगस ज्यादा से ज्यादा मशरूम जैसे होंगे तो छोटे छोटे से हो सकते हैं, पर एकदम बड़े हमारी जैसे उसके ऑर्गन्स नहीं होते, हैंड्स लेग्स ये सब नहीं होते, एनिमल्स की तरह नहीं होते वो, ना ही पूरे पौधों की तरह होते, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता उनमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? फाइव किंगडम के बारे में बात हुई थी। अब इस फाइव किंगडम में क्या क्या दिखा रखा है आपको? एक तो तितली दिखा रखी है, तितली किस में आएगी, इंसेक्ट्स में। एक आपको ये क्रैब सा दिखा रखा है, ये किस में आएगा, मोलस्क में। ये सॉफ्ट वाले बॉडी के एनिमल्स हैं। ये ऐसे एनिमल हैं जिनके हाथ पांव टांगे वांगे होती हैं, कीड़े। ये ऐसे एनिमल हैं जो आ, आपको सिंगल सेल के दिख रहे हैं। ठीक है। और बैक, ये क्या हो सकते हैं, प्रोटोजोआ का कोई सेल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस है प्रॉपर। ये क्या है, हमें दिख ही रहा है, कोई पेड़ के फल है, पेड़ है कोई। ये क्या है, फंगस है। ये क्या है, एनिमल। तो इसमें पांचों किंगडम हमें दिखाई दे रखे हैं। फाइव किंगडम दिया किसने था, क्या नाम है, R H विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम दिया। फाइव किंगडम डिफाइन उसने किया कि हम इन फाइव किंगडम के नाम देंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया, कौन कौन से बेसिस पे इन्हें बांटेंगे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, थैलस यानी टिश्यू के सेल, टिश्यू का ग्रुप के बेसिस पे कि उसके अंदर उसके क्या क्या टिश्यूज हैं उसके अंदर। पहले तो उसका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट देखी जाती है, और सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है, सबसे छोटी यूनिट, एक इकाई है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उससे ही पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ग्रुप से। बार बार वो सेल ग्रुप में आता है, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ग्रुप में आते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ग्रुप में आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम हमारे अंदर बहुत सारे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है लंग्स वाला, हार्ट वाला सिस्टम है जो ब्लड पंप करता है, नर्वस सिस्टम है जो हमारे ब्रेन में है। तो हम, ऐसे ही होता है कि ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले तो सेल देखेंगे कि हमारे अंदर कौन से सेल हैं, यूकारियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक। फिर हमारा बॉडी का टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितनी लेयर में टिश्यूज है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे कैसे अरेंज है। मैं स्किन उतारूं तो उसके नीचे मुझे कौन कौन सी लेयर दिखेंगी, अगर मान लो अपनी नहीं बट किसी डेड बॉडी की करके देखूं तो मुझे अंदर क्या क्या लेयर मिलेंगी, खाल के नीचे कितनी परत होंगी। तो वो किस में आएगा, थैलस में। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाता है ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसके बेसिस पे भी पांच किंगडम बांटे गए हैं। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये ऑर्गेनिज्म सबसे क्लोज किससे करीब है, इसका करीबी ऑर्गेनिज्म कौन सा है, किससे इवॉल्व हुआ है ये। तो इस तरह का आपको पढ़ना है, फाइव किंगडम आपको पढ़ना है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप अंडर किंगडम मोनेरा। सारे के सारे जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके न्यूक्लियस नहीं थे, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं थे, उनको उठाकर कहाँ पे, कौन से ग्रुप में रख दिया, मोनेरा में। और जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे पर उनके न्यूक्लियस होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उन्हें किसमें रख दिया, प्रोटिस्ट। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा को बांटने का तरीका है, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गया, नाम लिखा हुआ है, क्लामाइडोमोना, क्लोरेला,
प्लांट हैविंग बोथ सेल वॉल। एल्गी में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जिनमें सेल वॉल होती है? विद पैरामीशियम अमीबा, अमीबा भी रखा पैरामीशियम के साथ एनिमल किंगडम में, और उनके लैक सेल वॉल, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, ना पैरामीशियम में ना फिर अमीबा में, जो ऐसे करके चलता है इरेगुलर बॉडी बना के अमीबा। तो अमीबा में भी कोई सेल वॉल नहीं होती। इट हैज पुट टुगेदर organism which is earlier classification was based in the different kingdom। पहले पहले की क्लासिफिकेशन में इसने को बेटर किया। आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन ने पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या कर दिया, थोड़ा अच्छा कर दिया, पांच में बांट दिया। जो पहले सिर्फ दो ही थे, पौधे और जानवर, अब पांच में बट गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, जब पांच में बट गए तो मोनेरा के फीचर्स बताए होने चाहिए हमें कि डिफरेंट डिफरेंट गोल गोल से बैक्टीरिया भी हो सकते हैं मोनेरा के, लंबे पतले भी हो सकते हैं, रॉड शेप, बैसिलस, जो रॉड शेप होते हैं उन्हें बैसिलस कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया ही आते हैं मेनली। बैक्टीरिया मेनली कंप्राइज ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये ऊपर जो दिए हैं उनकी शेप दी है, और वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी के सोर्स में, डेजर्ट में, गर्म रेगिस्तान में, स्नो में, डीप में, ओशन में, गहराई में, समुद्र की गहराई में भी हमें बैक्टीरिया मिलेंगे। समुद्र के तल पे जो समुद्र का मिट्टी होगी उस पे मिलेंगे। मेनी ऑफ देम लिव इन द अदर ऑर्गेनिज्म। कोई और ऑर्गेनिज्म के अंदर तक भी बैक्टीरिया रह सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं बैक्टीरिया, हमारी हाथों में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। और जानवरों के आंतों में भी होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, वो, क्योंकि वो जो उनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायोगैस बनाने में भी, उनके गोबर में भी रिलीज होते हैं, और वो गोबर से फिर क्या बनती है, बायोगैस। तो बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया की शेप के बारे में फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया। बैक्टीरिया कुछ न्यूट्रिशन का बहुत तरीके हैं बैक्टीरिया के लिए, न्यूट्रिशन के। अगर उनमें क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमें फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पौधे ने फोटोसिंथेसिस की होती है, पौधे का खाना हम पकाकर खा लेते हैं। ठीक है, तो हम भी किस पे डिपेंड है, पौधों पे डिपेंड है, तो हम क्या हो, हेटेरोट्रॉफ। जैसे ही बैक्टीरिया अगर किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है, किसी को बीमारी कर रहा है, या फिर किसी डेड मेटल को, सॉइल पे इतने सारे टुकड़े और ये सब पड़े हुए हैं पौधों के, पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह, उनको खाकर अपना पेट भर रहा है, तो वो कैसा बैक्टीरिया हो गया, हेटेरोट्रॉफिक। जो खुद से खाना बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड है उसे हेटेरोट्रॉफिक। और अगर वो केमिकल से खाना ले रहा है तो कीमो सिंथेटिक। बता दीजिए क्लास 11 They may be photosynthetic, autotrophic, chemosynthetic, autotrophic. Vast majority of bacteria are heterotrophs. They do not synthesize their own food, but depend on the other organism or on dead matter. वो दूसरे हेटरोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते पर दूसरों पे डिपेंड होते हैं, एंड डेड मैटर पे भी डिपेंड होते हैं। डेड मैटर, ये जो डेड मैटर जो जमीन पे पड़ा रहता है, डेड मैटर, फूल, पत्ते, ये बैक्टीरिया इनको भी खा जाते हैं, इनसे भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया तीन तरह के होंगे। कौन कौन से मेन होंगे आर्की बैक्टीरिया? एसिड में रहने वाले और गर्म एरिया में रहने वाले थर्मो एसिडोफाइल्स, नमक वाले एरिया में रहने वाले सॉल्टी एरिया में हेलोफाइल्स, और जो मीथेन बनाते हैं, जो किसी के इंटेस्टाइन में रहते हैं, वो कौन है, मीथेनोजेंस। मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया मीथेनोजेंस। ये आर्की इसीलिए कहलाए क्योंकि सबसे पुराने बैक्टीरिया है। आर्किया वर्ड किससे आया है, पुराने से आया है, ओल्ड टाइम, जब से अर्थ बनी थी तब से।
तो मीथेनोजेंस कैसे आया है नाम, मीथेन गैस। तो बायोगैस होती है उसमें कौन सी मेन गैस होती है, मीथेन। और जेन का मतलब जनरेटिंग, तो मीथेन जनरेट करने वाले बैक्टीरिया किसके मेंबर हैं, आर्की बैक्टीरिया के। तो दो अभी पढ़ लिया हमने, एक तो हमने नमक वाले एरिया का पढ़ लिया हेलोफाइल्स, एक हमने पढ़ लिया मीथेन बनाने वाले मीथेनोजेंस, और एक और है हॉट स्प्रिंग्स, गर्म एरिया में रहने वाले थर्मो एसिडोफाइल्स। जो गर्म में रहता है वो थर्मो एसिडो, थर्मल मतलब थर्मल, जैसे हम सर्दियों में थर्मल पहन लेते हैं, थर्मल वाले कपड़े पहन लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें अंदर से इनर पहन लेते हैं थर्मल वाला, वार्म रखता है ना। तो थर्मल वर्ड किसके लिए है, हॉट। तो हॉट एरिया में मिलने वाले जैसे थर्मो एसिडोफाइल्स, एसिडिक, वहां एसिड भी मिलेगा हमें, वहां पे गरम गरम भाप भी बनती रहेगी, गरम पानी होएगा वहां पे। उस एरिया में भी हमें आर की बैक्टीरिया मिलते हैं। तो तीन तरह के नाम है, नमक वाले एरिया के हेलोफाइल्स, और गर्म वाले एरिया के थर्मो एसिडोफाइल्स, और मीथेन बनाने वाले मीथेनो। तो ये तीन, अगर आर के बैक्टीरिया के कभी भी नाम आए कि थ्री टाइप्स के आर के बैक्टीरिया बताओ, तो यही बताओगे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। बफेलोस के पेट में भी मैंने बोल दिया रहेंगे, काऊ के भी पेट में रहेंगे मिथेनोजेंस, क्योंकि उसके गोबर में भी निकलते हैं ये। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या होता है, डिफरेंट तरह का है बैक्टीरिया से, ट्रू बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। ये रिजिड सेल वॉल है इसकी, और अगर वो चल पाता है बैक्टीरिया तो वो किसके थ्रू चलेगा, इट विल बी मूविंग थ्रू द फ्लैजिलम। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकता है, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनेमीना। तो नॉस्टॉक और एनेमीना ग्रेट रोल प्ले करता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। क्लियर। यस मैम। अब आपको आगे देख रहे हो, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर तो है, बट ह्यूमन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई आर दी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन, डिकम्पोजर्स तो हैं जो डेड मैटर उन्हें कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो, कर्ड बनाते हैं, दूध से कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेगुमिनस प्लांट्स में, और डिजीज भी करते हैं कभी कभी, तीन चार डिजीजेस का नाम लिखा हुआ है। कोलेरा, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, ये सब बीमारियां कौन करते हैं, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना जरूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कौन सी, मान लो कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें टेस्ट में टेस्ट करवाया तो उसमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, तो उसकी बीमारी के लिए दवा हम सही से ले सकते हैं। डॉक्टर उसके लिए उसी बैक्टीरिया को मारने की एंटीबायोटिक देगा, फालतू की दूसरी दवाइयां नहीं देगा, इससे हमारी बॉडी में कम दवाई जाए, और टेस्ट में जो पता चला है उसकी दवाई देगा। तो बैक्टीरिया ग्रोथ में भी फिशन, बैक्टीरिया एक सेल से टूट कर, जैसे अमीबा नहीं करती थी, अमीबा अपना न्यूक्लियस डबल कर लेती थी, और जब न्यूक्लियस डबल कर लेती थी तो अमीबा ऐसे करके बीच में से ऐसे हो जाती थी, एक न्यूक्लियस इधर आ जाता था इस सेल में, एक न्यूक्लियस इस सेल में, और फिर ये बाइनरी फिजन टूट जाती थी दो में। ऐसे ही बैक्टीरिया भी करता है, बैक्टीरिया भी क्या करता है, एक बैक्टीरिया अपनी साइज को बढ़ा लेता है, न्यूक्लियस उसका डबल कर लेता है, न्यूक्लियस दो सेल्स में भेज देता है, और एक सेल को तोड़कर बाइनरी फिजन कर देता है। क्लियर, क्लियर हुआ। यस मैम। अब बैक्टीरिया ग्रोथ में भी बाय फिजन, समटाइम बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर भी बना लो, एक टफ कवर बना देते हैं अपने सेल के ऊपर, एक टफ कवर, जिसको उस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोर, जो आउटर इन्वायरमेंट में इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा और रेस्ट में चला जाएगा, पर जैसे ही उसको सही कंडीशन मिलेंगी तो वो स्पोर अपने अंदर से जर्मिनेट होने लगेगा, ग्रो होने लगेगा, नए नए बैक्टीरिया बनाने लगेगा, एक्टिव हो जाएगा, मतलब सही एरिया एनवायरमेंट में, सही माहौल में। और खराब माहौल में, पीएच कम हो, ठंड हो,
या बहुत ज्यादा ज्यादा गर्मी हो, तो वो स्पोर के फॉर्म में रहे, इसके फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में रहेगा। स्पोर की फॉर्म में। और आपका दो मेथड हो गए रिप्रोडक्शन के, और तीसरा मेथड है कोई कोई बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। इज इट क्लियर? आगे क्या दे रखा है? बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन, मतलब पुराने समय के जैसा एक बैक्टीरिया दूसरे को भी अपना डीएनए दे। यहाँ पे देखो एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं डिवाइडिंग बैक्टीरिया। इसके अंदर ये धागे जैसा क्या है? डीएनए। तो डीएनए दोनों में जा चुका है। डीएनए के ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियस है, इसकी कोई बाउंड्री तो है नहीं डीएनए की। डीएनए क्या है? बीच में पड़ा हुआ है बस धागे की तरह। तो ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं जिनमें डीएनए न्यूक्लियस के बिना होता है? प्रोकैरियोटिक। ये कौन से सेल होते हैं? बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी लैक ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल नहीं होती जिनमें, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। और बहुत माइकोप्लाज्मा बीमारियां भी करते हैं एनिमल में। किंगडम प्रोटिस्ट, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा में, सारे के सारे एक सेल के यूकैरियोट। अब तक हम सब प्रोकैरियोट की बात कर रहे थे जब हम मोनेरा पढ़ रहे थे कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। बट अब हम एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं अभी भी, बट अब वो क्या हो गया है? यूकैरियोटिक। अब वो क्या हो गया है? यूकैरियोट। सिंगल सेल तो है, बट क्या है? यूकैरियोट। और इनको यूकैरियोटिक। में रखे हैं, प्रोटिस्टा में रखे हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर ये हैं, प्राइमरली एक्वेटिक है क्योंकि सारे पानी में ही ज्यादातर मिलते हैं, और ये लिंक है अदर किंगडम का भी, प्लांट किंगडम का भी लिंक है प्रोटिस्टा, एनिमल किंगडम का भी, और फंगस के भी। यूकैरियोट होने की वजह से प्रोटिस्टन के सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनकी बॉडी में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक है, तो उनकी न्यूक्लियस होगा। और इनके पास ऑर्गेनेली भी होंगी, जैसे गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनेली इनके पास होंगी। और इनके अंदर सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन और एसेक्सुअल मेथड, तीनों मेथड होते हैं। मतलब एसेक्सुअल मेथड भी होता है रिप्रोडक्शन का प्रोकैरियोट्स में, सॉरी प्रोटिस्टा में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के मेंबर दिखा रखे हैं आपको। आर यू एबल टू सी द फ्लो चार्ट? प्रोटिस्टा के यस मैम। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोआन, स्लाइम मोल्ड्स, कैन यू सी, यूग्लिनोइड्स, ये सब पांचों किसके मेंबर हैं? प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्ट। हम देख रहे हैं इनको, तो सबसे पहले हमने देखा क्राइसोफाइट्स, कल भी हमने एक बार ओवरव्यू लिया था इनका, कि इनको डाई एटम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेल दो पार्ट से मिलके बने हैं,
जैसे कि यहाँ पर तुम देख रहे हो एक पूरा कांच का इस तरह का एक केस की तरह साबुनदानी की तरह होता है कि ऊपर का लिड बंद हो रहा है और नीचे अंदर भी इसके अंदर एक सेल वॉल है जो एक दूसरे के अंदर टाइट फिट होती है। नीचे से और ऊपर से एक दूसरे के अंदर टाइट फिट होती है सेल वॉल। और बीच में जो होता है ऑर्गेनिज्म बीच में इसके अंदर होता है। तो प्रोटिस्टा किस तरह का, अब ये भी है तो ये ट्राइंगुलर तरह के का है, क्या है, डायटम्स है। ट्राइंगुलर तरीके का, इसकी शेप बस ट्राइंगुलर है, बट इसके अंदर भी क्या साबुनदानी की तरह ऊपर और नीचे क्या होगा, होल होगा, एक शेल होगा जो एक दूसरे में क्या लगा रहेगा, फंसा रहेगा। और कांच का बना होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिलिका होता है इस खोल में। अब ये जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो ये नीचे इकट्ठा होता जाता है, समुद्र के तल में इकट्ठा होता जाता है। और वो क्या बन जाता है बाद में, डायोक्टिमिशियस अर्थ। ऐसी धरती बन जाता है जिसको बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे फाइन पोर्स भी होते हैं, जैसे यहाँ तुम देख रहे हो पहले वाले में बहुत ज्यादा इस ऑर्गेनिज्म के अंदर पोर पोर सा दिख रहा है, इसमें भी है बहुत सारे छेद। तो ये जो नीचे इकट्ठा होता जाएगा डायटोमिशियस अर्थ, वो पोरस होता है, बहुत ज्यादा जालीदार होता है। तो उसको जो गोताखोर होते हैं नीचे से डाइवर्स होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ मतलब लगा के अपने वो डाइव करके नीचे स्विमिंग करके जाते हैं, उसको तोड़ तोड़ के लाते हैं ऊपर और उससे इंडस्ट्रीज में फिल्टर बनाते हैं, सिरप छानने के, सोयाबीन का तेल छानने के, अलग अलग तरह के चीजें छानने के फिल्टर्स बनते हैं इनसे, डायटोमिशियस अर्थ से। क्लियर हुआ। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोर मैरीन, मोस्टली मैरीन है ये ऑर्गेनिज्म, क्या है, मोस्टली मैरीन है। एंड फोटोसिंथेटिक क्या है, दीज अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो ये मैरीन है और उनके अंदर दो फ्लैजिला हैं और ये ग्रीन ब्राउन ब्लू डीप रेड इन सब के एक तरह के कलर के होते हैं। एंड क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट है इनकी सेल्स में, सेल वॉल बहुत टफ है और ये सेलुलोज प्लेट्स की बनी हुई होती हैं। और मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट क्या करता है, गोनियोलैक्स नाम का होता है और रैपिड मल्टीप्लिकेशन जब करता है तो रेड टाइड्स हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, हम्म। रेड टाइड्स। इन रेड टाइड से क्या नुकसान होता है, इन रेड टाइड से पॉइजनिंग हो जाती है दूसरी मछलियों की। जैसे नीचे तुम देख रहे हो लाल लाल पानी हो गया समुद्र का, ये क्यों हुआ है कि गोनियोलैक्स, बहुत अमाउंट में गोनियोलैक्स नाम का लाल कलर का डाइनोफ्लैजिलेट जल्दी जल्दी ग्रो हो गया है। जल्दी जल्दी ग्रो होने की वजह से, रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से रेड कलर का पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे डाइनोफ्लैजिलेट लाल वाले बहुत सारे ग्रो हो गए, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो हो गए। जैसे पूरा तालाब उससे भर जाता है, जलकुंभी से, यहाँ पे भरा हुआ है निवाड़ी में तालाब। अगर उसके ऊपर ज्यादा हरी हरी काई जम जाए तो पूरा हरा हो जाएगा, वो पतली सी लेयर उसके ऊपर तैरती रहेगी हरे कलर की। उसमें अगर ज्यादा ग्रो हो जाए कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही ये रेड वाला ज्यादा ग्रो हो गया तो रेड टाइड हो गई है। रेड टाइड किसकी वजह से हुई, कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट कौन सा है, गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स नाम का रेड डाइनोफ्लैजिलेट ग्रो हो गया है, उसकी वजह से ये रेड टाइड कहलाती है। टाइड मतलब लहर, ये पूरी लहरें कैसी बन गई है, लाल लहर, लाल लहर कहलाती है क्योंकि उसके अंदर लाल रंग का डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलैक्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया है। नंबर बढ़ा दिए इसने अपने, एक से दो हुआ, दो से चार, आठ, ऐसे बहुत सारे मिलियंस में हो गया। तो पानी का रंग कैसा हो गया, रेड। बट ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है, ये निकलते निकलते अपना मल्टीप्लिकेशन करके टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे कि अगर उस पानी को कोई और एनिमल, उसको फिश पिए उस पानी को, तो वो उसके अंदर पॉइजन बन जाए, पॉइजनिंग हो जाए, वो मर जाएगी उसकी वजह से मछली। तो ये इसकी दिक्कत है। और अगर मरी मरी मछलियों को ह्यूमन ने गलती से खा लिया, किसी के जाल में वो मछलियां फंस गई और वो बाजार में बेच दी और उनको पका के खा लिया, तो क्या हो जाएगा, वो भी पैरालिसिस हो जाएगा, उस ह्यूमन को भी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स का डायग्राम दिखा रखा है आपको। यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है, इसका बुक में भी डायग्राम दिखाया हुआ है।
स्टेगनेंट वाटर में मिलती हैं ज्यादातर, मतलब रुके हुए पानी यानी पॉन्ड में। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल के अलावा उनके अंदर प्रोटीन की रिच की लेयर जिसे पेलिकल बोलते हैं वो होती है। सेल वॉल नहीं होती उनमें बाहर से, बट एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। सेल वॉल नहीं है, सिर्फ एक लेयर है प्रोटीन की, तो इसकी बॉडी थोड़ी सी लचीली होगी, क्योंकि सेल वॉल क्या करती है, दीवार भीत की तरह होती है। भीत मतलब बिल्कुल ज्यादा ठोस, सेल वॉल तो रिजिड होगी, बट ये क्या होगी, लचीली होगी, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन की बनी है, जेल जैसी बनी है। तो ये क्या होगी, यूग्लिना की, इसीलिए यूग्लिना थोड़ी सी मोल्ड हो सकती हैं, फोल्ड हो सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये फोटोसिंथेटिक होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस हो सकता है लाइट के प्रेजेंस में। पर अगर इनको लाइट ना मिले, अंधेरे में ये हो, तो ये किसकी तरह काम करने लगेंगी, हेटरोट्रॉफ की तरह। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने लगेंगी, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाने लगेंगी। तो इसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन देखा जाता है, मिक्स न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक ऑल्सो, ऑटोट्रॉफिक। हायर प्लांट्स के जैसे ये लगती हैं यूग्लिना, प्लांट लाइक है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर रही हैं। जब रोशनी मिल रही है तो क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस। अब यूग्लिनॉइड्स और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, स्टेगनेंट, ये तो सेम रिपीटेड स्लाइड है। प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोआन क्या बोल रहे हैं, ऐसे हेटरोट्रॉफ्स जो कि प्रेडेटर और पैरासाइट की तरह रहते हैं, मतलब ऐसे प्रोटिस्टा जो एनिमल जैसे हैं, जो हेटरोट्रॉफ ही है फिक्स, बिल्कुल प्योर हेटरोट्रॉफ। अब इनमें नहीं हो सकता, इनमें नहीं बनेंगे ये, किसी भी हाल में ये क्या नहीं करेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्योरली क्या है, हेट्रो। और ये बिलीव किए जाते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स के, सबसे पहले एनिमल्स के रिलेटिव है ये। कौन, प्रोटोजोआ। ठीक है, 4 मेजर ग्रुप है प्रोटोजोआ के, क्या क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबा जैसे प्रोटोजोआ, साइड में आपको इमेज दिख रही है, क्योंकि ये वाटर और मॉइस्ट सॉइल पे रह रहे हैं, फ्रेश वाटर में रह रहे हैं। दे पुट मूव देयर कैप्चर दे पे बाय पुटिंग सीडोपोडिया, बनाकर ये अपना खाना लेते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हो कि इसकी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन है, और इससे एक डॉट करके एक सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, यानी इसने अपनी उससे उंगलियों से चिपकाया है उसको, तब वो खाने में उसको अंदर लेगी। तो ऐसे और स्ट्रक्चर्स को सीडोपोडिया बोलते हैं। अमीबॉइड ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो सीडोपोडिया बना सकते हैं, यानी कि नकली उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि खाना ले सके। 10th में भी था ये। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ये कैसा है, जिसके अंदर एक लंबा सा धागा सा फ्लैजिला निकला रहता है। खुद तो ये लचीला है ही, बट इसके बाहर एक थ्रेड जैसा फ्लैजिला निकला रहेगा, तो इसका पहचान इसी से होती है। ठीक है, फ्लैजिला से ही इनकी पहचान होती है। एंड ये फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं ऐसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। दे हैव अ फ्लैजिला, इनके पास एक थ्रेड जैसा लॉन्ग रिबन जैसा फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का काम है भी क्या, मूवमेंट। जब ये ऐसे वेव जैसा बनाता है फ्लैजिला, तो ये आगे धक्का देता है ऑर्गेनिज्म को, तो वो आगे आगे चलता है उस वेव से। तो फ्लैजिला क्या करता है, पानी में तो है ही सारे प्रोटोजोआ, तो पानी में इन्हें चलने में फ्लैजिला क्या करता है, मदद। और ये जो ऑर्गेनिज्म दिखा रखा है, इसका नाम है ट्राइपेनोसोम, जो साइड में दिखा रखा है पर्पल रंग का। और ये ट्राइपोसोम कर क्या रहा है, कौन सी बीमारी कर रहा है, स्लीपिंग सिकनेस। इट इज डूइंग व्हाट, स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस करने वाला, ये बीमार करने वाला, ये वो है आपका प्रोटिस्टा। और भी प्रोटिस्टा है, देर आर अदर प्रोटिस्टा ऑल्सो। अब हमारी क्लास एंड होने वाली है, ठीक है।